बच्चों, जैसे कि आप जानते ही हो कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में हुई थी। इसके पश्चात भारत में मुगल साम्राज्य का आरंभ हुआ था, जो बाबर से शुरू होकर औरंगज़ेब तक आते आते एक विशाल साम्राज्य बन चुका था। परंतु 1707 में औरंगज़ेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का पतन होना आरंभ हो गया। औरंगज़ेब के उत्तराधिकारी इतने विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके। परिणाम स्वरूप देश के भिन्न भिन्न भागों में नई क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना आरंभ हो गया। ये क्षेत्रीय शक्तियाँ कौन थी? उनका किन किन भागों पर आधिपत्य था? इन प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए आरंभ करते हैं कक्षा 7 की सामाजिक विज्ञान की इतिहास की पुस्तक हमारे अतीत का पाठ 10। 18वीं शताब्दी के नए राजनीतिक गठन। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान उपमहाद्वीप में कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय घटनाएं घटी। कई स्वतंत्र राज्यों के उदय से मुगल साम्राज्य की सीमाएं बदल गई। 1765 तक एक अन्य शक्ति यानी ब्रिटिश सत्ता ने पूर्वी भारत के बड़े बड़े हिस्सों को सफलतापूर्वक हड़प लिया था। 18वीं शताब्दी एक ऐसी अवधि थी जब भारत में राजनीतिक परिस्थितियां अपेक्षाकृत एक छोटे से समय अंतराल में बड़ी तेजी से अचानक बदलनी शुरू हो गई थी। बच्चों, इस अध्याय में हम 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध अर्थात 1707 में जब औरंगज़ेब की मृत्यु हुई थी से 1761 तक जब पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई के दौरान उपमहाद्वीप में उत्पन्न हुई नई राजनीतिक शक्तियों के बारे में पढ़ेंगे। मुगल साम्राज्य और परवर्ती मुगलों के लिए संकट की स्थिति। बच्चों, जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि मुगल साम्राज्य अपनी सफलता की ऊंचाई पर किस प्रकार पहुंचा था और फिर 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में उसके सामने तरह तरह के संकट किस प्रकार खड़े होने लगे थे। ऐसा अनेक कारणों से हुआ। बादशाह औरंगज़ेब ने दक्कन में लंबी लड़ाई लड़ते हुए साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को बहुत अधिक खर्च कर दिया था। औरंगज़ेब के उत्तराधिकारियों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन की कार्यकुशलता समाप्त होने लगी और मनसबदारों के शक्तिशाली वर्गों को वश में रखना केंद्रीय सत्ता के लिए कठिन हो गया। सूबेदार के रूप में नियुक्त अभिजात अक्सर राजस्व और सैन्य प्रशासन अर्थात दीवानी एवं फौजदारी दोनों कार्यालयों पर नियंत्रण रखते थे। इससे मुगल साम्राज्य के विशाल क्षेत्रों पर उन्हें विस्तृत राजनीतिक
आर्थिक और सैन्य शक्तियां मिल गई। जैसे जैसे सूबेदारों ने प्रांतों पर अपना नियंत्रण सुदृढ़ किया, राजधानी में पहुंचने वाले राजस्व की मात्रा में कमी आती गई। उत्तरी तथा पश्चिमी भारत के अनेक हिस्सों में हुए जमींदारों और किसानों के विद्रोहों और कृषक आंदोलनों ने इन समस्याओं को और भी गंभीर बना दिया। कभी कभी ये विद्रोह बढ़ते हुए करों के भार के विरुद्ध किए गए थे और कभी कभी ये शक्तिशाली सरदारों के द्वारा अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाने की कोशिशें थी। इस आर्थिक व राजनीतिक संकट के बीच ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया और संपूर्ण नगर को लूट कर वह बड़ी भारी मात्रा में धन दौलत ले गया। नादिर शाह के आक्रमण के बाद अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों का तांता लगा रहा। उसने तो 1748 से 1761 के बीच 5 बार उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और लूटपाट मचाई। नादिर शाह के आक्रमण के परिणाम स्वरूप दिल्ली में जो विध्वंस हुआ, उसका वर्णन समकालीन प्रेक्षकों ने किया था। इनमें से एक ने मुगल कोष से जिस तरह धन लूटा गया था, उसका वर्णन इस तरह से किया है। 60 लाख रुपए और कई हजार सोने के सिक्के, लगभग 1 करोड़ रुपए के सोने के बर्तन, लगभग 50 करोड़ रुपए के गहने, जवाहरात और अन्य चीज़ें ले गया, जिनमें से कुछ तो इतनी बेशकीमती थी कि उनका दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, जैसे तख्ते ताउस यानी मयूर सिंहासन। साम्राज्य पर सब ओर से दबाव तो पड़ ही रहा था। अभिजातों के विभिन्न समूहों की पारस्परिक प्रतिद्वंदिता ने उसे और भी कमज़ोर बना डाला। ये अभिजात 2 बड़े गुटों में बंटे हुए थे, ईरानी और तुरानी अर्थात तुर्क मूल के। काफ़ी समय तक परवर्ती मुगल बादशाह इनमें से एक या दूसरे समूह के हाथों की कठपुतली बने रहे। बेहद अपमानजनक स्थिति तब पैदा हो गई जब 2 मुगल बादशाहों फर्रुखसियर और आलमगीर द्वितीय की हत्या हो गई और 2 अन्य बादशाहों अहमद शाह और शाह आलम द्वितीय को उनके अभिजातों ने अंधा कर दिया। नए राज्यों का उदय। मुगल सम्राटों की सत्ता के पतन के साथ साथ बड़े प्रांतों के सूबेदारों और बड़े जमींदारों ने उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में अपनी शक्ति और प्रबल बना ली। 18वीं शताब्दी के दौरान मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कई स्वतंत्र क्षेत्रीय राज्यों में बिखर गया। मोटे तौर पर 18वीं शताब्दी के राज्यों को 3 समूहों में बांटा जा सकता है। एक, अवध, बंगाल व हैदराबाद जैसे वे राज्य जो पहले मुगल प्रांत थे। हालांकि इन राज्यों के शासक अति शक्तिशाली थे और काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। उन्होंने मुगल बादशाह से औपचारिक तौर पर अपने संबंध नहीं तोड़े।
दो ऐसे राज्य जो मुगलों के पुराने शासन काल में वतन जागीरों के रूप में काफ़ी स्वतंत्र थे। इनमें कई राजपूत प्रदेश भी शामिल थे। तथा नंबर 3, तीसरी श्रेणी में मराठों, सिखों तथा जाटों के राज्य आते हैं। ये विभिन्न आकार के थे और इन्होंने कड़े और लंबे सशस्त्र संघर्ष के बाद मुगलों से स्वतंत्रता छीन कर ली थी। पुराने मुगल प्रांतों से जिन उत्तराधिकारी राज्यों का उद्भव हुआ, उनमें से 3 राज्य प्रमुख थे: अवध, बंगाल और हैदराबाद। ये तीनों ही राज्य उच्च मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे। इन तीनों राज्यों के संस्थापक सआदत खान अवध, मुर्शीद कुली खान बंगाल और आसफ जहाँ हैदराबाद ऐसे व्यक्ति थे जिनका मुगल दरबार में ऊंचा स्थान था। हैदराबाद निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ, जिसने हैदराबाद राज्य की स्थापना की थी, मुगल बादशाह फर्रुखसियर के दरबार का एक अत्यंत शक्तिशाली सदस्य था। उसे सर्वप्रथम अवध की सूबेदारी सौंपी गई थी और बाद में उसे दक्कन का कार्यभार दे दिया गया था। 1720 से 1722 के मध्य ही दक्कन प्रांतों का सूबेदार होने की वजह से आसफ जहाँ के पास पहले से ही राजनीतिक और वित्तीय प्रशासन का पूरा नियंत्रण था। दक्कन में होने वाले उपद्रवों और मुगल दरबार में चल रही प्रतिस्पर्धा का फायदा उठाकर उसने सत्ता हथियाई तथा उस क्षेत्र का वास्तविक शासक बन गया। आसफ जहाँ अपने लिए कुशल सैनिकों तथा प्रशासकों को उत्तरी भारत से लाया था और वे दक्षिण में नए अवसर पाकर प्रसन्न थे। उसने मनसबदार नियुक्त किए और इन्हें जागीरें प्रदान की। हालांकि वह अभी भी मुगल सम्राट का सेवक था, फिर भी वह काफ़ी आज़ादी से शासन चलाता था। हैदराबाद राज्य पश्चिम की ओर मराठों के विरुद्ध और पठारी क्षेत्र के स्वतंत्र तेलुगु सेना नायकों के साथ युद्ध करने में सदा संलग्न रहता था। पूर्व दिशा में निज़ाम उल मुल्क आसफ जहाँ कोरोमंडल तट पर स्थित वस्त्रोत्पादक धन संपन्न क्षेत्र पर अपना नियंत्रण प्राप्त करने की महत्वाकांक्षा रखता था, पर उनकी इस महत्वाकांक्षा पर उस क्षेत्र में ब्रिटिश शक्ति की उपस्थिति के कारण रोक लग गई। अवध बुरहान उल मुल्क सआदत खान को 1722 में अवध का सूबेदार नियुक्त किया गया था। मुगल साम्राज्य का विघटन होने पर जो राज्य बने, उनमें यह राज्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण राज्यों में से एक था। अवध एक समृद्धिशाली प्रदेश था जो गंगा नदी के उपजाऊ मैदान में फैला हुआ था और उत्तरी भारत तथा बंगाल के बीच व्यापार का मुख्य मार्ग उसी में से होकर गुजरता था। बुरहान उल मुल्क ने भी अवध की सूबेदारी, दीवानी और फौजदारी
एक साथ अपने हाथ में ले ली और सूबे के राजनीतिक, वित्तीय और सैनिक मामलों का एकमात्र कर्ता धर्ता बन गया। बुरहान उल मुल्क ने अवध क्षेत्र में मुगल प्रभाव को कम करने की कोशिशों के चलते मुगलों द्वारा नियुक्त अधिकारियों की संख्या में कटौती कर दी। उसने जागीरों के आकार में भी कटौती की और रिक्त स्थानों पर अपने निष्ठावान सेवकों को नियुक्त किया। धोखाधड़ी को रोकने के लिए जागीर अधिकारियों के खातों व लेखों की जांच की गई और नवाब के दरबार द्वारा नियुक्त अधिकारियों द्वारा सभी जिलों के राजस्व का फिर से निर्धारण किया गया। उसने अनेक राजपूत जमींदारियों और रुहेलखंड के अफगानों की उपजाऊ कृषि भूमियों को अपने राज्य में मिला लिया। राज्य ऋण प्राप्त करने के लिए स्थानीय सेठ, साहूकारों और महाजनों पर निर्भर रहता था। राज्य राजस्व का ठेका सबसे ऊंची बोली लगाने वाले इजारेदार को देता था। इजारेदार राज्य को एक निश्चित रकम के भुगतान का वचन देते थे। स्थानीय साहूकार राज्य को ठेके की इस रकम के भुगतान की गारंटी देते थे। दूसरी ओर इजारेदारों को कर का मूल्यांकन करने और उसे एकत्र करने की खासी छूट दे दी गई थी। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप साहूकारों और महाजनों जैसे कई नए सामाजिक समूह राज्य की राजस्व प्रणाली के प्रबंध को प्रभावित करने लगे। बंगाल। मुर्शीद कुली खान के नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया। मुर्शीद कुली खान बंगाल के नायब थे, यानी कि प्रांत के सूबेदार के प्रति नियुक्त थे। यद्यपि मुर्शीद कुली खान औपचारिक रूप से सूबेदार कभी नहीं बना, उसने बहुत जल्द सूबेदार के पद से जुड़ी हुई सत्ता अपने हाथ में ली। हैदराबाद और अवध के शासकों की तरह उसने भी राज्य के राजस्व प्रशासन पर अपना नियंत्रण जमाया। बंगाल में मुगल प्रभाव को कम करने के लिए उसने बंगाल के राजस्व का बड़े पैमाने पर पुनर्निर्धारण करने का आदेश दिया। सभी जमींदारों से बड़ी कठोरता से राजस्व नकद वसूल किया जाता था। परिणाम स्वरूप बहुत से जमींदारों को महाजनों तथा साहूकारों से उधार लेना पड़ता था। जो लोग राजस्व का भुगतान नहीं कर पाते थे, उन्हें मजबूरन अपनी ज़मीनें बड़े जमींदारों को बेचनी पड़ती थी। इस प्रकार 18वीं शताब्दी में बंगाल के एक क्षेत्रीय राज्य बन जाने से जमींदारों में काफ़ी बदलाव आया। राज्य और साहूकारों के बीच हैदराबाद तथा अवध में जो घनिष्ठ संबंध था, वह अलीवर्दी खान के शासनकाल में बंगाल में भी स्पष्ट दिखाई दिया। उसके शासनकाल में जगत सेठ का साहूकार घराना अत्यंत समृद्धिशाली हो गया। यदि हम इन राज्यों के अभिलक्षणों पर विहंगम दृष्टि डालें तो हमें
इनमें कुछ सामान्य विशेषताएं देखने को मिलेंगी। प्रथम, यद्यपि बड़े राज्य पुराने मुगल अभिजातों द्वारा स्थापित किए गए थे, ये अभिजात कुछ प्रशासनिक व्यवस्थाओं के प्रति संदेहास्पद थे जो उन्हें उत्तराधिकार में मिले थे। विशेषता, वे जागीरदारी व्यवस्था को अत्यंत संदेह की दृष्टि से देखा करते थे। दूसरा, उनके कर प्राप्त करने के तरीके मुगलों से भिन्न थे। कर संग्रह के लिए राज्य के अधिकारियों पर निर्भर न रहकर तीनों राज्यों हैदराबाद, अवध, बंगाल ने राजस्व वसूली के लिए इजारेदारों के साथ ठेके कर लिए। इजारेदारी की प्रथा जो मुगलों द्वारा पूरी तरह से नापसंद की गई थी, 18वीं शताब्दी में समस्त भारत में फैल गई थी। इन सभी क्षेत्रीय राज्यों में तीसरा सामान्य लक्षण यह था कि उनमें राज्य और धनी महाजनों तथा वणिक जनों के बीच संबंध उभरने लगे। ये साहूकार महाजन लोग लगान वसूल करने वाले इजारेदारों को पैसा उधार देते थे, बदले में प्रतिभूत, जमानत या बंधक के रूप में जमीन रख लेते थे और उनकी जोतों से अपने खुद के कारिंदों के जरिए कर वसूल किया करते थे। इस प्रकार समस्त भारत में धनाढ्य साहूकारों और महाजनों की इस नई राजनीतिक व्यवस्था में साझेदारी बढ़ रही थी। राजपूतों की वतन जागीरी। बहुत से राजपूत घराने, विशेष रूप से अंबर और जोधपुर के राजघराने, मुगल व्यवस्था में विशिष्टता के साथ सेवारत रहे थे। बदले में उन्हें अपनी वतन जागीरों पर पर्याप्त स्वायत्तता का आनंद लेने की अनुमति मिली हुई थी। अब 18वीं शताब्दी में इन शासकों ने अपने आसपास के इलाकों पर अपने नियंत्रण का विस्तार करने के लिए अपने हाथ पांव मारने शुरू कर दिए। जोधपुर के राजा अजीत सिंह ने भी मुगल दरबार की गुटिये राजनीति में अपने पैर फंसा दिए। इन प्रभावशाली राजपूत घरानों ने गुजरात और मालवा के लाभदायक सूबों की सूबेदारी का दावा किया। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की सूबेदारी और अंबर के सवाई राजा जय सिंह को मालवा की सूबेदारी मिल गई। बादशाह जहांदर शाह ने 1713 में इन राजाओं के इन पदों का नवीकरण कर दिया। उन्होंने अपने वतनों के पास पड़ोस के शाही इलाकों के कुछ हिस्सों पर कब्जा करने की भी कोशिशें की। जोधपुर राजघराने ने नागौर को जीत लिया और अपने राज्य में मिला लिया। दूसरी ओर अंबर ने भी बूंदी के बड़े बड़े हिस्सों पर अपना कब्जा कर लिया। सवाई राजा जय सिंह ने जयपुर में अपनी नई राजधानी स्थापित की और उसे 1722 में आगरा की सूबेदारी दे दी गई। 1740 के दशक से राजस्थान में मराठों के अभियानों ने इन रजवाड़ों पर भारी दबाव डालना शुरू कर दिया, जिससे
उनका अपना विस्तार आगे होने से रुक गया। कई राजपूत सरदारों ने पहाड़ियों की चोटियों पर किले बनाए जो सत्ता के केंद्र बने। व्यापक किलेबंदी के साथ इन भव्य संरचनाओं में नगर, महलें, मंदिर, व्यापारिक केंद्र, जल संग्रहण संरचनाएं और अन्य इमारतें होती थी। चित्तौड़गढ़ किले में तालाब, कुंडी अर्थात कुएं, बावली जैसे कई जल निकाय थे। अम्बेर के शासक सवाई जय सिंह ने दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में 5 खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण किया। जंतर मंतर के नाम से प्रसिद्ध इन वेधशालाओं में खगोलीय पिंडों के अध्ययन हेतु कई उपकरण है। बच्चों, इस भाग में हमने यह जाना कि मुगल साम्राज्य के पतन के क्या कारण थे। यह भी पढ़ा कि कैसे औरंगजेब के उत्तराधिकारी इतने विशाल साम्राज्य को संभाल नहीं सके। इसके पश्चात हमने नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों के बारे में चर्चा की। फिर हमने अवध, बंगाल और हैदराबाद के बारे में चर्चा की। यह भी जाना कि ये कैसे स्वतंत्र राज्य बन गए। इसके पश्चात हमने राजपूतों और वतन जागीरों के बारे में चर्चा की। फिर हमने यह भी अध्ययन किया कि कैसे गुजरात और मालवा पर राजपूतों का आधिपत्य हो गया। पाठ का शेष हिस्सा हम भाग 2 में करेंगे। तो चलिए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क, औरंगजेब ने रिक्त स्थान में एक लंबी लड़ाई लड़ी। दक्कन। ख, उमरा और जागीरदार मुगल रिक्त स्थान के शक्तिशाली अंग थे। प्रशासन। ग, आसफ जहां ने हैदराबाद राज्य की स्थापना रिक्त स्थान में की। 1724। घ, अवध राज्य का संस्थापक रिक्त स्थान था। बुरहान उल मुल्क सआदत खान। प्रश्न 2, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। 1526 में, 1556 में, 1761 में, 1764 में। उत्तर ग, 1761 में। अगला प्रश्न, 1739 में किसने भारत पर आक्रमण किया। नादिर शाह, अहमद शाह, बाबर, मोहम्मद गौरी। उत्तर क, नादिर शाह। अगला प्रश्न, किस राजा ने जंतर मंतर के नाम से विख्यात खगोलीय वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सवाई जय सिंह, अजीत सिंह, राणा प्रताप, अमर सिंह। उत्तर सवाई जय सिंह। अगला प्रश्न, जगत सेठ किस राज्य के साहूकार थे। हैदराबाद, बंगाल, अवध, आगरा। उत्तर बंगाल।